बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको राजनीति विज्ञान की जो रूपरेखा बताई थी उसमें आपको राजनीति विज्ञान का विभिन्न विषयों के साथ में संबंध, राज्य की अवधारणा, राज्य के कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, ये भी आपको चर्चा का विषय था। लेकिन फिलहाल अब आपका देखिए नेक्स्ट चैप्टर है कि राज्य एवं उसकी उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। सामान्यतः अपन मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के जितने सिद्धांत जो दे रखे हैं उन सिद्धांतों में चार आपके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, दूसरा है आपकी राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, और तीसरा है आपका राज्य की उत्पत्ति का समझौता सिद्धांत, और चौथा है ऐतिहासिक विकासवाद का सिद्धांत। हालांकि प्राचीन कालीन व्यवस्थाओं के तहत अपन ये मानते हैं कि राज्य वास्तविक रूप से किस रूप में उदय हुआ है, तो अपन सबसे पहले लेते हैं राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत एक प्रकार से यहूदियों की देन माना जाता है। यहूदियों ने सबसे पहले इस बात का निर्धारण किया कि राज्य किसी ईश्वरीय संस्था के द्वारा निर्मित वह संस्था है जिसमें व्यक्ति निवास करते हैं और उनकी परवरिश करने का कार्य उस दैवीय संस्था के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। विशेष तौर से अपन ये मानते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के तहत इंग्लैंड में भी इस बात को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, जिसमें जेम्स प्रथम जो वहाँ का शासक था, जिससे सम्राट था, उन्होंने भी इस बात को माना कि राज्य एक दैवीय संस्था है और इसी के आधार पर पूरी संस्कृति की संरचना हुई है। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है वो इस बात का निर्धारण करता है कि राज्य किसी अन्य संस्थाओं के द्वारा निर्मित नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा बनाई हुई वह संस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य सब ईश्वरीय कृपा के पात्र होते हैं। विशेष तौर से यह भी माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को अधिकांश लोगों ने मान्यता प्रदान की कि वास्तविक रूप से राज्य कोई ना तो कोई मानव निर्मित संस्था है और ना ही एक स्वाभाविक संस्था, बल्कि राज्य एक ईश्वर के द्वारा प्रदत्त संस्था मानी जाती है। यही एक सिद्धांत माना जाता है जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि राज्य एक निर्मित संस्था नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई या बनाई गई वह संस्था है जिसमें लोग निवास करते हैं और उनके आदेशों की पालना करते हैं। फिलहाल आप देखिए कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में एक परिभाषा गेटल के द्वारा भी निर्धारित की गई थी। गेटल इस बात को मानता है कि मानव इतिहास में दीर्घ काल तक राज्य को ईश्वरप्रद या ईश्वरीय संस्था माना जाता है, क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति से लेकर और वर्तमान तक की इसकी अवधारणा को निर्धारित किया गया है कि वास्तविक रूप से राज्य ईश्वरीय संस्था है। हालांकि इसके तीन महत्वपूर्ण तत्व निकल कर आते हैं, जैसे राज्य की उत्पत्ति स्वयं ईश्वर ने की है। इस बात का निर्धारण भी किया जा सकता है कि वास्तविक रूप से राज्य जैसी संस्था का निर्माण ईश्वर ने किया है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी माना जाता है, इसकी मान्यता यह है कि राज्य जैसी संस्था का निर्माण ईश्वर ने नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा जो प्रतिनिधि भेजा गया है या नियुक्त किया गया है उसके द्वारा राज्य की स्थापना हुई है। सामान्यतः यह भी माना जाता है कि या तो राज्य ईश्वर द्वारा या ईश्वर के प्रतिनिधि के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी आती है कि विशेष तौर से मनुष्यों के भीतर ऐसी प्रवृत्ति को ईश्वर ने जन्म दिया है जिससे वह राज्य जैसी संस्था का विकास करता है। यहाँ पर तीनों चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली अवधारणा तो इस बात को इंगित करती है कि राज्य का निर्माण या राज्य का विकास ईश्वर के द्वारा किया गया है। दूसरी यह है कि यदि ईश्वर ने स्वयं नहीं किया तो वह अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से राज्य जैसी संस्था का निर्माण करता है। या अगर तीसरी अगर आप ये माने कि अगर राज्य का निर्माण ईश्वर के द्वारा और ईश्वर की प्रतिनिधि के द्वारा नहीं किया गया है तो निश्चित रूप से मानव जाति में इस प्रकार की प्रवृत्ति ईश्वर ने पैदा की है जिसके कारण राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया है। लेकिन फिलहाल अपन ये कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत इस बात को इंगित करता है या अपने इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि राज्य जैसी संस्था का निर्माण या तो ईश्वर के द्वारा या ईश्वर के प्रतिनिधि के द्वारा या लोगों में ऐसी जागरूकता पैदा ईश्वर के द्वारा ही की गई है जिससे राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया गया है। सामान्यतः अपन ये मानते हैं, लेकिन इस
राज्य की उत्पत्ति के इस सिद्धांत को अपन ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं दे सके क्योंकि यह वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं पाई जाती और न ही इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि वास्तविक रूप से राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। सामान्यतः देखिए, इसकी आलोचनाओं के तहत कह सकते हैं, जो आलोचक इस बात को मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं बल्कि अन्य स्रोतों के माध्यम से की गई है, जिसमें पहला यह है कि यह अवैज्ञानिक पद्धति है। सामान्यतः अपन ये मान सकते हैं कि डार्विन का जो सिद्धांत है वो इस बात का निर्धारण करता है कि धीरे धीरे जिस चीज़ का विकास होता है वही आगे चलकर अपने अंतिम चरण में पूर्ण रूप से विकसित होती है, और इस बात का निर्धारण ये होता है कि राज्य किसी निर्मित संस्था नहीं बल्कि सने सने विकास का परिणाम है जो इसका पूर्ण रूप से इसकी अवहेलना करता है। सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि शक्ति सिद्धांत एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धतियों की अवहेलना करता है और इसीलिए इसे अवैज्ञानिक कहा गया कि वास्तव में यह दैवीय सिद्धांत अवैज्ञानिक प्रवृत्ति को है। इसके अलावा देखिए, दूसरा है अनैतिहासिक। राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर थे गिलक्रास्ट। उन्होंने इस बात को माना कि इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिसके कारण यह स्पष्ट होता हो कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर या ईश्वर के प्रतिनिधि के द्वारा की गई। वो इस बात को मानता है कि राज्य जैसी संस्था का विकास ना तो ईश्वर के द्वारा ना ही किसी ईश्वर के प्रतिनिधि के द्वारा बल्कि यह मानव निर्मित वह संस्था है जिसमें आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति एवं राज्य के मध्य संबंधों को इंगित किया गया है। इसी प्रकार ये भी मानता है गिलक्रास्ट ने अगली इसी में कहा कि यदि हम राज्य की उत्पत्ति के इस दैवीय सिद्धांत को मान भी लेते हैं तो निश्चित है कि जिस व्यक्ति को राजा बनाया गया है वो ईश्वर के प्रति बनाया गया है या ईश्वर की इच्छा से बनाया गया है। यह व्यक्ति कोई भी आदेश अगर जारी करता है तो जनता को उसे मानने पड़ते हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण है कि अगर उनके आदेशों को नहीं माना जाता है तो यह ईश्वर की अवहेलना मानी जाती है, इसलिए शासक को निरंकुशता के अनुरूप कार्य करने की छूट प्रदान करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि इस सिद्धांत को अगर मान भी लेते हैं कि राज्य ईश्वरीय प्रदत्त संस्था है और शासक जो नियुक्त किया गया है वो ईश्वर के द्वारा किया गया है तो वह निरंकुश हो सकता है। इसलिए गिलक्रास्ट ने कहा है कि राज्य को ईश्वरीय संस्था मानना एक प्रकार से निरंकुशता को जन्म देना है जो वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसी प्रकार से देखिए, यह लोकतंत्र का विरोधी होता है। लोकतंत्र का विरोध से तात्पर्य होता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वह होती है जहां जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार शासन करती है और जब जनता के अनुरूप शासन व्यवस्था कार्य नहीं करती तो उससे समय से पूर्व भी हटा सकती है और समय आने पर उसे समाप्त करके दूसरी शासन व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। लेकिन यदि अपन ये मान लेते हैं कि राज्य की उत्पत्ति तो ईश्वर के द्वारा की गई है तो ऐसी स्थिति में अपन ना तो इसको हटा सकते हैं और ना ही किसी प्रकार से हटा सकते हैं। तो सामान्यतः एक प्रकार से एक ऐसे राजतंत्र और निरंकुश तंत्र की स्थापना होती है जहां लोकतंत्र के लिए कोई जगह ही नहीं हो सकती, जबकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही राज्य की उत्पत्ति के लिए या राज्य के विकास के लिए आवश्यक होती है। तो ये भी माना जाता है कि यह सिद्धांत पूर्ण रूप से लोकतंत्र का विरोधी है और इसलिए अपन नहीं मान सकते कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई। इसके बाद देखिए कि यह एकमात्र धार्मिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत नहीं। अपन ये मानते हैं और इस बात को जाना जाता है कि ईश्वर का अंदेशा या ईश्वर के द्वारा कोई भी कार्य यदि किए जाते हैं तो व्यक्ति उनकी किसी प्रकार से आलोचना नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में लोगों को प्रभावित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए उन्हें धार्मिक पाखंडों में इस प्रकार से बांध दिया गया है जिसके कारण व्यक्ति अपनी व्यवस्थाओं को धर्म के अनुकूल मानने लगा और धर्म की पालना के आधार पर ही राज्य के आदेशों की पालना करने लगा। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि यह एक धर्म का सिद्धांत है, ना कि राजनीतिक सिद्धांत। यह लोगों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम है, ना कि यह राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। तो सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत निराधार है, क्योंकि यह सिद्धांत केवल एक वह धार्मिक प्रवृत्ति को जन्म देता है जो मानने वाले व्यक्तियों को अधीन बनाकर उस पर आदेश भारी किए जाते हैं और उस पर आदेश चलाए जाते हैं, जबकि सामान्यतः यह कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं है जिसने राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया है। इसके बाद देखिए कुछ विचारक, मैकाइवर है, फ्रेडरिक है इत्यादि, ये मानते हैं कि राज्य एक मानवीय संस्था है
ना कि यह दैवीय संस्था। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण परिस्थितियों के अनुरूप से व्यक्तियों ने किया है और व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा की जाती है। तो इसी आधार पर उन्होंने यह कहा कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत कोई आधार नहीं रखता, बल्कि राज्य तो मानव निर्मित वह संस्था है जिसमें व्यक्ति एवं राज्य के मध्य समायोजन एवं सहयोग की भावना पाई जाती है और यह पूर्ण रूप से एक दैवीय सिद्धांत के रूप में राज्य की उत्पत्ति नहीं होती है। ये इसकी कुछ आलोचनाएं और कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, लेकिन आखिरकार में अपन ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत की यानी राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की जितनी विशेषताएं हैं उतनी ही इसकी आलोचनाएं भी मानी जाती हैं। लेकिन अपन स्पष्ट नहीं कह सकते कि राज्य की उत्पत्ति वास्तव में मानव निर्मित के द्वारा की गई है या दैवीय सिद्धांत के आधार पर हुई है। इस बात का खंडन अन्य वैज्ञानिकों जैसे कि वार्नर है, लावेल है, इसके और लासवेल है और इसके बाद है मॉर्गेनथाउ है, इत्यादि विचारकों ने एक अलग से सिद्धांत दिया जिसे अपन एक प्रकार से शक्ति सिद्धांत कहते हैं। शक्ति सिद्धांत से तात्पर्य आपका दूसरा महत्वपूर्ण है। पहला तो है राज्य की उत्पत्ति का यानी कि दैवीय सिद्धांत और दूसरा है राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत इस बात का निर्धारण करता है कि न तो राज्य की उत्पत्ति किसी दैवीय आधार पर की गई है और न ही किसी मानव निर्मित संस्था द्वारा। तो फिर राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे? राज्य की उत्पत्ति शक्ति के आधार पर हुई है। शक्ति की अवधारणा इस बात को निर्धारण करती है कि निर्बल व्यक्तियों के ऊपर सबल व्यक्तियों ने अपना अधिकार जमाकर राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास में ज़्यादा शक्ति थी उन्होंने निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन बनाया और उनके ऊपर शासन व्यवस्था को थोपा और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया और इसे अपन राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत कहते हैं। सामान्यतः इसके समर्थकों में वार्नर भी कहता है कि जो राज्य सबसे अधिक ज़्यादा शक्ति रखता है वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति उसी रूप में करता है। तो सामान्यतः ये निर्धारित हो जाता है कि शक्ति के आधार पर ही राज्य का गठन हुआ है। दूसरी तरफ देखिए कि लासवेल भी इसी बात को मानता है कि एक राज्य जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में जितनी शक्ति कम रखता है वह राज्य अपने हितों की पूर्ति नहीं करता और जिस राज्य के पास में अधिक शक्ति होती है वह राज्य अपनी शक्तियों का उपयोग भी कर सकता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति भी कर सकता है। इसके बाद देखिए बान हालर ने भी कहा है कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत चाहे कुछ भी हो रहा हो लेकिन फिर भी राज्य की उत्पत्ति में शक्ति महत्वपूर्ण सहायक तत्व के रूप में रही हो। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हुई हो लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि शक्ति का सिद्धांत इसमें विशेष महत्वपूर्ण रखता है। कहीं न कहीं शक्ति के आधार पर ही राज्य जैसी संस्था का गठन किया जाता है और इसे बनाए रखा जा सकता है और राज्य के पास में यदि शक्ति नहीं होती तो वह राज्य शीघ्र ही पतन की ओर चला जाता है। इसी प्रकार से मॉर्गेनथाउ ने वर्तमान राजनीति के क्षेत्र में एक परिभाषा निर्धारित की है, जैसे कि मानते हैं कि राज्य का उद्देश्य चाहे जो कुछ भी रहा हो, राज्य का उद्देश्य चाहे जो कुछ भी रहा हो लेकिन अंतिम लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना होता है। ये सिद्धांत, ये परिभाषाएं ये निर्धारित करती हैं कि राज्य का निर्माण किसी अन्य विषयों से नहीं बल्कि शक्ति के आधार पर हुआ है। लेकिन कुछ विचारक मानते हैं कि शक्ति के आधार पर राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। वो स्पष्ट भी करते हैं इस चीज़ को कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के आधार पर कैसे नहीं हो सकती। उन्होंने आलोचनाओं के तहत अपन ये मानते हैं, जैसे लीकॉक ने सबसे पहले ये कहा था कि शक्ति राज्य के निर्माण में एक सहायक तत्व हो सकती है लेकिन निर्णायक तत्व नहीं हो सकती। इसका कहने का तात्पर्य है कि राज्य के निर्माण में अन्य कारक भाग लेते हैं या अन्य कारक होते हैं या अन्य तत्व होते हैं। शक्ति हो सकता है उसमें सहायक तत्व के रूप में रही हो लेकिन स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति के बल पर हुई है। लीकॉक के आधार पर इसके बाद यह कहा था टी.एच. ग्रीन ने। दूसरे जो वैज्ञानिक हैं वो भी मानते हैं इस बात को कि वास्तविक रूप से राज्य की उत्पत्ति शक्ति के आधार पर नहीं हुई है और उन्होंने कहा कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि शक्ति के बल पर अपन किसी व्यक्ति को तभी तक नियंत्रण में रख सकते हैं जब तक अपने पास में शक्ति है, लेकिन जैसे ही अपने पास में शक्ति खत्म हो जाती है राज्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन इच्छा के आधार पर या सहमति के आधार पर, आपसी समायोजन के आधार पर जिस चीज़ का या जिस संस्था का निर्माण होता है वो लंबे समय तक चलती है। और इसी आधार पर टी.एच. ग्रीन ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति
इच्छा के आधार पर ही निर्धारित है, शक्ति के बल पर नहीं। जिसे उन्होंने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। इसके बाद देखिए कि गिलक्रास्ट ने भी इसमें आने की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि शक्ति पर आधारित राज्य अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकते, और उन्होंने ठीक भी लिखा है, क्योंकि इस बात को मानते हैं कि शक्तिशाली राज्य तभी तक शक्तिशाली रहता है जब तक कि उसके पास में शक्ति है, और शक्ति एक ऐसा अस्थायी तत्व है, आज एक राज्य के पास में होता है, कल दूसरे राज्य के पास में अधिक शक्ति हो जाती है। तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखा जाता है तो भी कहा जाता है कि दो राज्यों के मध्य शक्तियों का अगर संतुलन किस प्रकार से किया जाना है, ये इस बात का निर्धारण करता है कि युद्ध में विजयी कौन होता है। तो सामान्य से ये माना जाता है कि यदि हम शक्ति के बल पर राज्य की स्थापना को मानते हैं तो इस बात को स्पष्ट कहा जा सकता है कि यह पूर्ण रूप से अस्थायी होता है, जबकि राज्य तो एक वह स्थायी संस्था होती है जिसमें रहने वाले व्यक्ति संप्रभुता के आदेशों की पालना करते हैं। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे राज्य अधिक समय तक जिंदा नहीं रहते या उनका अस्तित्व बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है, इसलिए राज्य को शक्ति का रूप देना उचित नहीं है। इसी प्रकार से देखिए दूसरी तरफ यह है कि जहां निर्बलों पर शक्तिशाली व्यक्तियों का दबाव रहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनको दबाए रखते हैं, शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए उन पर किसी न किसी प्रकार के कानूनों को थोपा जाता है, ऐसी स्थिति में अपन कैसे कह सकते हैं कि वह राज्य है। उसे राज्य नहीं कह सकते अपन, उसे कह सकते हैं कि यह पशु बल पर आधारित एक ऐसा खतरनाक निरंकुश शासन है जो शक्ति के आधार पर ही दूसरों को नियंत्रित करता है, जबकि राज्य का कार्य होता है कल्याणकारी होना। यहाँ पर कल्याणकारी के कोई गुण ही नहीं दिखाई देते। शक्ति पर आधारित राज्य कभी भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर सकते, जबकि वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं कल्याणकारी राज्यों पर आधारित है। तो अपन ये कह सकते हैं इस आधार पर कि राज्य की उत्पत्ति किसी न किसी रूप में अन्य कारकों के आधार पर हुई है, शक्ति के आधार पर नहीं हुई है। इसका ये भी माना जाता है कि यह युद्ध का समर्थन करता है, क्योंकि अधिकांश से देखा जाता है कि एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली होना चाहता है, और शक्तिशाली होने के लिए अधिक वह युद्ध जैसी स्थिति का सहारा लेता है, और युद्ध जैसी स्थितियों में यह पूर्ण रूप से हिंसात्मक क्रियाओं को महत्व देता है। इसलिए आलोचक इस बात को मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का यह शक्ति सिद्धांत निराधार है, और इसके कोई प्रमाण ऐसे नहीं पाए गए हैं कि वास्तव में राज्य की उत्पत्ति केवल और केवल शक्ति के आधार पर हुई है। इसके बाद आपको बताएंगे हम कि राज्य की उत्पत्ति का समझौता सिद्धांत, विशेष तौर से आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।